हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर हमारी 4 चल रही थी। और ये जो यूनिट नंबर 4 थी पेपर सेकंड के तहत चल रही थी। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके जो व्युत्पन्न विवेचन की जो विधियाँ हैं उसके अंतर्गत हम रिएक्शन को पढ़ रहे थे। अधिकतर जो रिएक्शन थी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कर ली थी। उसके अलावा भी इसके कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं 8 स्टेट संश्लेषण। जो नेम रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात होती है इन रिएक्शनों पर ध्यान देने योग्य बात, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है उससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक रहती है। अगर हम बात करें 8 स्टेट संश्लेषण की बात करते हैं, अभिक्रिया होती है इस प्रकार से। सर्वप्रथम हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर थाइनिल क्लोराइड SOCl2 लेते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ये OH दिखाई दे रहा है ये पूरे पूरा समूह निकल जाएगा और यहाँ पर क्लोराइड जुड़ जाएगा। फिर ये रिएक्शन और आगे बढ़ती है, CH2 व N2, इससे निकलने वाला है HCl, H यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा। इसका होता है वुल्फ पुनर्विन्यास। देखिए किस प्रकार से होता है। पहले तो निकलेगा इससे N2, फिर होगा इस प्रकार से। ये जो बंद दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको बंद खाली पड़ा है, ये चला जाएगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा RCCO। इस प्रकार वुल्फ पुनर्विन्यास के बाद में इस प्रकार से होगा। फिर इसकी जो रिएक्शन है वो हम कर देंगे जल के साथ, H2O के साथ। ये हो जाता है RCH2OH। ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि हम पहले की जो एल्कीन ले रहे थे उससे क्या होगा, एक जो कार्बन है वो ज़्यादा होगी, अर्थात यहाँ पर आप मेथ रहे हो तो यहाँ पर एथेन बनने की संभावना रहती है या इसके द्वारा बनते हैं। हम जो निम्नतर जो कार्बोक्सिलिक समूह है उससे क्या बनाते हैं, यहाँ पर उच्चतर कार्बोक्सिलिक समूह बनाने का काम कौन सा करती है, ये रिएक्शन करती है। मतलब कहीं पर आपको निम्न दिख रही है, कहाँ पर अगर आपको है तो यह रिएक्शन आप अगर 2 बार कर देते हो यहाँ पर कार्बन संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो इसके द्वारा हम जो निम्न कार्बनिक श्रृंखला है, निम्न कार्बोनिल समूह की श्रृंखला है, उसको हम उच्चतर कार्बोनिल समूह की ओर ले सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं अपन, और यहाँ पर आप R की जगह CH3 लेकर भी इस रिएक्शन को कर सकते हो। अगर ये करते हैं तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। अब जो हम बात करेंगे अपनी दूसरी रिएक्शन की बात करने वाले हैं, एसिड क्लोराइडों का संश्लेषण। ये रिएक्शन भी क्या होती है, कुछ इसी प्रकार से होती है। ये रिएक्शन और रिएक्शन लगभग दोनों सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इनमें। बस ये इतना ही बात है कि ये रिएक्शन हमें कहाँ तक ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, जो हमारे एसिड क्लोराइड, ये तो मेन प्रोडक्ट बनाना है, इसकी हम क्रियाविधि देखने वाले हैं। इसके अलावा भी इसको हम पेंटा डाई हैलाइड और पेंटा ट्राई हैलाइड की उपस्थिति में रिएक्शन को करते हैं। ये भी देखने योग्य बातें हैं। तो ये बना लेती है, और यहाँ से क्या निकलने वाले, समूह निकलेगा तो H3, और ये बना लेता है PO3। अगर पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो
पेंटालाइड साथ रिएक्शन के दौरान एक तो निकाल लेता है ये HX, एक बन जाता है इससे ROCOX। अब यहाँ पर और क्या बचा है, यहाँ पर बच गया एक O और यहाँ पर क्या बच गया P, तो POX3। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम थाइनोल या जो एसिड क्लोराइड है उसकी क्रिया विधि को देखने वाले हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि की अगर मैं बात करूं तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस क्रिया की बात करें तो ये इसके साथ चला जाता है, अर्थात ये HCl लेके चला जाएगा। क्या लेके चला जाएगा, HCl, और ये यहाँ पर आ जाता है कुछ प्रकार से ROCOS डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब एक इस प्रकार से देखें, ये इस प्रकार से ये लेके चला जाएगा और ये अलग ही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से RCO जगह रह जाती है, ये हो जाता है डबल बॉन्ड बन जाएगा S डबल बॉन्ड S। ठीक है, और यहाँ पर ये जो Cl है वह निकल जाएगा। फिर ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ पर ROCO, यहाँ शेड हो जाएगा Cl2, ये बनता है SO2 गैस, और हम पहले क्या निकाल चुके हैं, Cl। क्या निकाल चुके हैं, Cl। तो यहाँ पर इसमें भी लिख लेना SO2 और Cl। तो इसमें हमें क्या पता चलता है वो देखिए। पहली तो बात यह पता चलती है कि इससे दो गैस के अणु और निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो और गैस के अणु निकलते हैं। ठीक है, और ये जो पेंटाहैलाइड है, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड की बात करें फॉस्फोरस की, तो इनको गर्म करके ही रिएक्शन को संपन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म करके संपन्न किया जाता है। और ये रिएक्शन की बात करो तो SN1 प्रकार की रिएक्शन है। किस प्रकार की रिएक्शन है ये, SN1 प्रकार की रिएक्शन है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ेंगे हम एस्टीकरण या एस्टरो का संश्लेषण। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम अल्कोहल लेंगे, एक लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब दोनों की जब रिएक्शन करवाओगे आप तो वही क्या बनने वाला है, एस्टीकरण या एस्टरो का वहां से क्या होने वाला है, संश्लेषण होने वाला है। तो एक ले लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक ले लीजिए आप अल्कोहल। अब देखिए ये रिएक्शन होती किस प्रकार से वो देखते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहां से निकल जाता है OH आयन और यहां से निकल जाता है H आयन। अब बचा हुआ जो समूह है आपके पास यहाँ पर O C2H5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या किसका निर्माण हो गया, एस्टर का निर्माण हो चुका है। अब देखिए इसमें दो एक चीजें आती हैं कि पहले ना ये अनुमानित लगाया गया कि जो अल्कोहल है ना वो क्या देता है, OH आयन देता है, और एक प्रोटॉन का त्याग कौन करता है अपने, सॉरी ये हमने गलत किया है, यहाँ से हमें OH समूह लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने OH समूह लेंगे और यहाँ से केवल प्रोटॉन लेंगे। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखने, ये गलती हो जाती है। देखिए स्टार्ट में ये माना गया कि जो अल्कोहल है ना वो तो देता है OH आयन, जबकि प्रोटॉन कौन देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक है, और ये रिएक्शन एस्टर का निर्माण होता है। परंतु जब आइसोट्रोपिल का निर्माण किया गया, आइसोट्रोपिल की रिएक्शन की गई, तब हमें ये ज्ञात हुआ कि जो OH आयन है वो कौन देता है, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, और एक प्रोटॉन का निष्कासन कौन करता है, अल्कोहल करता है, और क्या निकाल लेता है, जल निकाल देता है, किसका निर्माण करता है, एस्टरों का। तो एक बार हम देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या माना गया, सर्वप्रथम ये माना गया, हम ले लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह ये वाला, और ये हमारे पास ROH समूह।
स्टार्ट में ये मैंने इसको दे दिया, स्टार्ट से इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में ये माना गया है कि अल्कोहल देता है OH समूह, और यहाँ से क्या निकलता है ये। तो रिएक्शन कुछ किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से होगी, ये क्या निकल जाता है हमारे पास H2O। परंतु बाद में अगर बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे। देखने में सिमिलर है, परंतु जब बात करोगे आप लिखोगे इसको, जब हम एग्जाम में लिखते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको देखेगा कि आपने इसको किस प्रकार से किया है, ठीक है। आप किस प्रकार से यहाँ से निकलेगा और यहाँ से अल्कोहल सिर्फ एक प्रोटॉन का दान करेगा, और ये किसका निर्माण कर लेता है, एस्टर का निर्माण कर लेता है। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि। क्या देखने वाले हैं हम, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखो किस प्रकार से होती है। पहले देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं इसके अंतर्गत, और इसकी रिएक्शन होती है एक प्रोटॉन के साथ। किसके साथ होती है, एक प्रोटॉन के साथ होती है। प्रोटॉन से रिएक्शन होने के बाद कुछ इस प्रकार से बना लेगा ये, और फिर ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, अल्कोहल के साथ, एथेनॉल के साथ, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से जुड़ती है, बाकी दो समूह इनसे जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसको ऐड करना है। इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ C2H5, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाता है। अब क्या होगा देखिए, इससे अब एक निकलने वाला है H प्रोटॉन। क्या निकलने वाला है, यहाँ से H प्रोटॉन निकल जाता है यहाँ से, और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको स्टार से शो कर देते हैं। ये जो H प्रोटॉन है ना वो किसके साथ ऐड हो जाता है, यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है, ठीक है। प्लस कर दीजिए इसमें H प्रोटॉन, ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा, ठीक है। CH2 ठीक है। अब इससे क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पुनः क्या होगा, एक प्रोटॉन निष्कासित होगा और ये एक बन जाएगा यहाँ पर बंध। इसको आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिए, और ये हो जाता है हमारे पास OC2H। क्या निष्कासित हुआ, इससे एक प्रोटॉन निकला, ठीक है। अगेंस्ट तो माइनस हुआ। इसको मैं सही तरीके से पुनः लिख लेता हूं, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं। बार इसको मैंने क्या कहा है कि जब अब एस्टरो का निर्माण करते हैं या एस्टिकरिंग करते हैं, तब हम क्या लेते हैं, एक तो लेंगे हम अल्कोहल लेंगे, एक लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान देने जो योग्य बात है, इसके लिए हम माध्यम क्या लेते हैं, तनु माध्यम लेते हैं। या तो तनु अम्ल ले लीजिए, या आप क्या ले लें, तनु क्षारीय माध्यम लेते हैं। या तो क्या ले लीजिए आप, तनु अम्लीय माध्यम ले लीजिए, या ले लीजिए तनु क्षारीय माध्यम में रिएक्शन संपन्न होती है। मैंने क्या कहा कि स्टार्ट में यह अवधारणा थी कि जो हम जल निष्कासित करते हैं ना, OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है ना, वो निकलता है अल्कोहल से। प्रोटॉन का निष्कासन कौन करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर ये रिएक्शन होती है। परंतु जब आइसोट्रोपिन की जब खोज हुई, ये बात गलत साबित हुई, और सही बात क्या थी कि जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, वो तो निकलता है कार्बोक्सिलिक समूह से, और बात करें प्रोटॉन निकलता है अल्कोहल से। और फिर क्या निर्माण होता है, एस्टिकरण।
हम इसके अंदर बात करें तो उसमें पहले हम जो समूह लेते हैं वो लेते हैं कार्बोक्सिल समूह है, और उसके अंदर H प्रोटॉन जोड़ते हैं तो 2 OH समूह दिख गए होंगे। दोनों में अंतर करने के लिए एक स्टार बना देते हैं, एक को 2 है जिसको हमने अलग दर्शाने के लिए इसको स्टार से बता दिया है। फिर क्या होता है कि इसमें है ना, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है अर्थात एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन पहले तो होता है निष्कासित होता है, यहाँ से निकल जाता है। फिर निकलने के बाद जो स्टार वाला आपको OH समूह दिख रहा है उसके साथ ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद में OH2 के रूप में दिखता है। ये OH2 के रूप में क्या होता है, फिर बाहर निकल जाता है जल के रूप में। फिर क्या होता है, पुनः एक प्रोटॉन यहाँ से निकलता है और ये बंद यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड इस रूप में। फिर ये रिएक्शन को हमने सही रूप में लिखा और ये हमारी होगी क्रियाविधि संपन्न। आशा करते हैं आज का जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ आज जो रिएक्शन की टोटल 3 रिएक्शन की हैं, तीनों 2, जिसमें से हमने 2 की क्रियाविधि, एक तो ये एसिटिलीकरण, और जो हमने एक और रिएक्शन की थी एसिडिटी क्लोराइड की बात करूँ उसकी, जो हमने किए थे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हमारे जो एक और मैकेनिज्म जो रहा है वो एमाइडो के द्वारा है, जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शनों के अंतर्गत आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।